गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। काफ़ी अभी न्यूज़ में चल रहा है ये टॉपिक, इंडिया नेपाल चाइना इशू। कुछ बच्चों ने मैसेज किया कि सर इस टॉपिक पे कुछ क्लैरिटी नहीं हो पा रही है, पूरी क्या कहानी है। इसी पे आज मैं डिस्कस करता हूँ टॉपिक। इसमें देखो कई एंगल हैं, तो बिल्कुल पेशेंस के साथ एक एक चीज़ सारी सुनते जाओ। पहले हम इंडिया नेपाल का बॉर्डर देखें, कहाँ से कहाँ तक का एरिया है। देखो ये तो इसमें जो आजकल कीवर्ड आप लोग सुन रहे हैं, एक वर्ड तो आप सुन रहे हैं लिपू लेक। क्या क्या आपके डाउट होंगे। एक वर्ड बार बार आप सुन रहे हैं लिपू लेक, एक वर्ड आप सुन रहे हैं काला पानी, एक वर्ड का जिक्र आ रहा है कैलाश मानसरोवर, दूसरा वर्ड जिक्र हो रहा है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ एक एंगल निकल के आ रहा है कम्युनिस्ट पार्टी। मैं लिख रहा हूँ, रुको, कीवर्ड मैं लिख देता हूँ सारे, फिर आप बताना। कम्युनिस्ट पार्टी, एक एक करके मैं सारे पॉइंट बताता हूँ आपको। फिर आता है महाकाली रिवर, महाकाली रिवर। पिथौरागढ़ कुमाऊं रीजन जो आप बोल रहे हो बेटा, वो सब उत्तराखंड का एरिया आ जाएगा। सुगौली टीटी, सुगौली टीटी, इसके अलावा महाकाली टीटी, महाकाली टीटी, है ना। यही सब कीवर्ड है जो आप लोगों के दिमाग में चल रहे हैं। देखो मैंने डेली अभी, बेटा एक मिनट बंद कर दो गेट। तो डेली मैंने 4 क्लासें प्लान की हैं इसी तरह के टॉपिक जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। अभी आपको लग रहा है कि समझना है, आपको आईआर को जानना है, तो डेली 9 PM पे 25 से 28 तक डेली इसी टाइम पे क्लास रहेगी। 25 टू 28, 25 से 28 तारीख तक डेली इसी टाइम पे क्लास रहेगी। आज का टॉपिक है हमारा इंडो नेपाल चाइना। कल हमारा कुछ स्पेस के बारे में डिस्कशन होगा, स्पेस प्रोग्राम के बारे में। परसों एनवायरनमेंट के बारे में जिक्र होगा कि अंटार्कटिका वगैरह पे कुछ ग्रीन मॉस वॉस जम जा रहा है, एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आ गए हैं, है ना। तो आज का टॉपिक हमारा इंडो नेपाल, कल का टॉपिक हमारा साइंस टेक, परसों एनवायरनमेंट के बारे में, साउथ पोल पे कुछ बदलाव आ रहे हैं। और 28 को हम डिस्कस करेंगे कोरोना और उसके अपकमिंग कंसिक्वेंसेस। 28 को होगा कोरोना और उसके कंसिक्वेंसेस क्या, किस तरह से अभी लग रहे हैं कि कहाँ तक चीजें जाएंगी। ठीक है, पहला आता है नेपाल। ये सारी कहानी की शुरुआत होती है, देखो नेपाल हमसे बॉर्डर शेयर करता है तकरीबन 1808 किलोमीटर का। बेटा बिल्कुल पेशेंस के साथ सुनिए, कोई जल्दबाजी मत करो, ध्यान से सुनो एक एक लाइन, मैं सब चीजें बता दूंगा, सुनिए पहले। 1808 किलोमीटर, इतनी लगभग हमारी और नेपाल की बाउंड्री शेयर होती है। हाँ, 3 तरफ से नेपाल हमसे बाउंड्री बनाता है। उत्तर प्रदेश का एरिया है, इसमें उत्तराखंड वगैरह का एरिया है, इधर हमारा सिक्किम का पार्ट पड़ता है। तो ये 3 पोर्शन है, उत्तर प्रदेश, हमारा उत्तराखंड का पार्ट, सिक्किम का पार्ट, ये हमसे बाउंड्री शेयर करता है नेपाल, ये पूरा पोर्शन। ठीक है, इधर से हमसे बाउंड्री बन रही है। अब इसमें समस्या कहां पर आती है, इधर से जो बाउंड्री शेयर हो रही है ये तिब्बत वाला पार्ट, तो उत्तराखंड, उत्तराखंड
ये हमारा इतना पोर्शन, यूपी से थोड़ा सा बाउंड्री, सिक्किम और तिब्बत। पर तिब्बत तो अब रहा नहीं, तिब्बत को कब्जा कर लिया चाइना ने। ये एक्चुअल में उसमें उत्तराखंड दिखा नहीं रखा, ये पुराना मैप लग रहा है, ये पुराना मैप है, नहीं तो उत्तराखंड और यूपी दोनों आ जाएंगे ना। रुको मैं एक नया मैप निकालता हूँ, एक नया मैप देखते हैं इसका। ये थोड़ा सा क्लियर बॉर्डर देखो, ये वाला पुराना मैप है, जब यूपी था पूरा, उत्तराखंड तो अलग हो गया ना बाद में, अब यूपी से उत्तराखंड अलग हो गया, ये वाला पोर्शन। तो ये पूरा उत्तराखंड का एरिया, ये नेपाल है पूरा, और जूम करके देखा हमने, तो इधर उत्तराखंड, इधर उत्तराखंड, फिर इधर यूपी का एरिया अपना लखीमपुर वगैरह आ गया, उत्तराखंड, लखीमपुर, और दूसरी तरफ देखेंगे तो सिक्किम का पोर्शन। मतलब यहां से देखें, ये पूरा एरिया, यूपी ना लिख के आप यूके लिख लो, उत्तराखंड लिख लो, ये उत्तराखंड है और ये यूपी का पार्ट है, ठीक है। तो उत्तराखंड, यूपी, और ये हमारा सिक्किम। फिर हमारा जो एरिया पड़ता है कैलाश मानसरोवर, ये तिब्बत में पड़ता था। कैलाश मानसरोवर जो एरिया है वो तिब्बत का पार्ट हुआ करता था, पर चाइना ने 1950s के डिकेड में दलाई लामा वगैरह को भगा दिया, तिब्बतन के खिलाफ काफी वायलेंस हुआ, तिब्बतन बेचारे यहाँ वहां जाके शरण लिए, और कैलाश मानसरोवर, तिब्बत का एरिया कब्जा कर लिया चाइना ने। तो कैलाश मानसरोवर जोग्राफिकली चाइना अपने यहाँ शो करता है, उसी का पोर्शन है। अब कैलाश मानसरोवर और तिब्बत वगैरह का जो हमारा एरिया है, ये कई धर्मों का बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है, हिंदुज्म का भी है, बुद्धिज्म का भी है, कई धर्मों का इंपॉर्टेंट सेंटर है। नेपाल जो है वो भी हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मेजोरिटी है, गोरखा लोग हैं बेसिकली। फिर हमारा इंडिया का भाई सेंटिमेंट जुड़े हुए, हमारे यहाँ से पिलग्रिमेज बहुत तीर्थयात्री बहुत जाते हैं। समस्या क्या है, कैलाश मानसरोवर पहुंचने में 3 रूट हैं आपके पास, 3 तरीके से आप कैलाश मानसरोवर जा सकते हैं। कैलाश तो हिमालय की पीक है, तो लॉर्ड शिवा का प्लेस माना जाता है, उसके ऊपर तो हम लोग चढ़ते नहीं। उसके नजदीक मानसरोवर लेक है, तो मानसरोवर लेक घूम के आ जाते हैं और कैलाश को दूर से हाथ जोड़ लेते हैं, नमस्ते कर लेते हैं। अब 3 रास्ते हैं तुम्हारे पास जाने के, या तो नाथुला से होके जाओगे सिक्किम होते हुए, नाथुला पास से होते हुए जाओगे सिक्किम होते हुए, या नेपाल के काठमांडू होते हुए जाओगे। तो एक रूट है आपके पास सिक्किम के नाथुला से होते हुए, है ना, एक रूट है आपके पास काठमांडू होते हुए, ये 2 मेन रूट यहां से। तीसरा उत्तराखंड, तीसरा है उत्तराखंड, ठीक है। आदर्श वीडियो नहीं चल पा रहा क्या आपका? क्लास तो शुरू हो चुकी है। आदर्श कह रहे हैं कि सर आ गए कि नहीं, आप नहीं देख पा रहे, रिफ्रेश कर लो एक बार। सब लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन, वॉइस ठीक आ रही है? पता लगा पूरा पढ़ा दिया, कुछ सुन ही नहीं पाए। ठीक है, देखो, तो 3 तरीके हैं मानसरोवर जाने के, नाथुला से जाओ, काठमांडू से जाओ, या उत्तराखंड से जाओ। मानसरोवर ये तिब्बत एरिया में लाई करता है, और क्योंकि तिब्बत चाइना ने कब्जा कर लिया, तो ये पूरा एरिया चला गया तिब्बत के पास। बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ, दलाई लामा ने इंडिया में शरण मांगी, अभी भी धर्मशाला में रहते हैं, और काफी तिब्बतन रिफ्यूजी आज भी नेपाल में रहते हैं। बहुत सारे तिब्बतन रिफ्यूजी आज भी नेपाल में रहते हैं, ये भी एंगल ध्यान रखिएगा, फिर कई सारी कड़ियों को हम जोड़ेंगे। तो काफी सारे तिब्बतन रिफ्यूजी आज भी नेपाल में हैं, ठीक है, एक एंगल ये। अब क्योंकि नेपाल से होके हम जाएं या नाथुला होके जाएं, तो ये रूट हमें बहुत लंबा पड़ता है,
कन्वीनियंट तो है, रूट अच्छा बना हुआ है, पर दूरी बहुत ज़्यादा पड़ती है। इंडिया ने एक तीसरा रूट प्लान किया जो छोटा पड़ेगा, छोटा रूट पड़ेगा, हमारा टाइम बहुत बच जाएगा और उसका 85% एरिया इंडिया में ही लाई करेगा। इंडिया ने एक तीसरा रूट प्लान किया जो कि 85% एरिया इंडिया में ही लाई करेगा। अभी जो हम मानसरोवर जाते हैं नाथुला होकर या काठमांडू होकर, वो ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा दूसरे कंट्री का पड़ता है, पर जो उत्तराखंड पिथौरागढ़ से रूट बना रहे हैं लिपुलेख होते हुए, ये 85% एरिया लाइज इन इंडिया। कुछ ही एरिया हमें दूसरे का ट्रेवल करना पड़ेगा, मेजॉरिटी ये इंडिया में लाई करेगा। मनमोहन सिंह के टाइम पे इस रोड प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिला था। मनमोहन सिंह के टाइम पर इसको अप्रूवल मिला था 2005 में। 2005 में मनमोहन सिंह ने अप्रूवल किया था, पर कई सारे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की वजह से, कई सारे जोग्राफिकल क्लियरेंस, उत्तराखंड के कुछ इशू, तो कई सारे कारणों से ये प्रोजेक्ट लटका रह गया। ठीक है, फिर जब मोदी गवर्नमेंट पावर में आई तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट तो बढ़ चुकी थी, प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ चुकी थी। 3 पार्ट में इसको बनाया जा रहा है, 3 पार्ट में इसको डेवलप किया जा रहा था। तो राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने अभी कुछ टाइम पहले इसको लॉन्च किया, प्रोजेक्ट को कुछ टाइम पहले इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। अब ये कहां कहां से, लिपुलेख से होता हुआ पास करेगा। दिक्कत कहां पर है देखो, ये पास करेगा लिपुलेख से होता हुआ, ये एक हिस्सा हुआ। ये मैंने एक पोर्शन बताया। अब फिर आइए इस कहानी पर। इंडिया नेपाल, हम लगभग 1808 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं 3 तरफ से। इधर सिक्किम है ईस्ट में, साउथ की तरफ यूपी पड़ जाता है, वेस्ट की तरफ अपना ये उत्तराखंड है, और नॉर्थ में चाइना, तिब्बत मतलब चाइना का कब्जा कर चुका। 1808 किलोमीटर का बॉर्डर है। हुआ क्या, ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर 1812 के आसपास की बात है, जब अपने यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी काम करती थी, अपने यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी काम करती थी, अपने ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ व्यापार करती थी, तो इन लोगों की लड़ाई हो गई थी। नेपाल में गोरखा साम्राज्य था, नेपाल का गोरखा साम्राज्य। तो इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल का गोरखा साम्राज्य, इनके बीच हो गई थी लड़ाई। 1816 में जाकर इन्होंने ट्रीटी की, इन्होंने एक ट्रीटी की, सुगौली की ट्रीटी। 1816 में इन लोगों ने ट्रीटी किया, सुगौली की ट्रीटी। सुगौली ट्रीटी में यह तय किया गया, महाकाली रिवर के नॉर्थ में जो हिस्सा पड़ेगा वो हमारा हिस्सा है, नेपाल का हिस्सा है। महाकाली जो रिवर है, महाकाली के नॉर्थ में जो पोर्शन पड़ेगा वो हमारा हिस्सा होगा। ठीक है, देखो उसमें 3 बड़े पोर्शन आ जाते हैं, 3 बड़े हिस्से आ जाते हैं। तो सुगौली की ट्रीटी क्या कहती है, सुगौली की ट्रीटी कहती है कि महाकाली रिवर के नॉर्थ में, महाकाली रिवर के नॉर्थ में चले जाएं, 3 बड़े हिस्से पड़ते हैं। मैं मैप में दिखाऊंगा, अभी पहले सुनो। एक है लिपुलेख, एक हिस्सा काला पानी, एक हिस्सा लिम्पिया धुरा, लिम्पिया धुरा, लिम्पिया धुरा। तो महाकाली रिवर के नॉर्थ में लिपुलेख, काला पानी, लिम्पिया धुरा, नेपाल ने इसको अपने हिस्से में कहा, नेपाल ने इसको अपने हिस्से में कहा, लिपुलेख को, काला पानी को, लिम्पिया धुरा को। जब सुगौली की ट्रीटी हुई 1816 में, 1816 सुगौली की ट्रीटी। पर उसके अलावा अब ये लिपुलेख का जो पोर्शन है, इसकी देखो ज्योग्राफिकल लोकेशन कुछ ऐसी है, इस तरह का। इंडिया और नेपाल के बीच में तकरीबन अराउंड 99% बॉर्डर सेटल्ड है। बहुत अच्छा हमारा फ्रेंड कंट्री रहा है, इससे हमें कभी समस्या हुई नहीं। पर एकदम से रवैया कैसे बदल गया, यही तो न्यूज़ है ना। दिक्कत यही है कि नेपाल तो हमारा फ्रेंड रहा, एकदम से सिचुएशन बदली कैसे है। ये सिचुएशन एकदम से नहीं बदली, इसका जो कोर है, इसका जो रूट है, वो 2015 अर्थक्वेक, जो 2014 के आसपास जो अर्थक्वेक का इशू हुआ, और नेपाल ने अपना संविधान जब अडॉप्ट किया था। 2 कोर मुद्दे हैं इंडिया नेपाल के रिलेशन में। बदलाव कब से आना शुरू हुआ, 2014-15। हाल फिलहाल में नेपाल का स्टैंड जो बदलने लगा है, इसकी शुरुआत होती है 2014-15 के समय में। 2 बड़ी घटनाएं, नेपाल का अर्थक्वेक और दूसरा
ये मधेसी समुदाय का विरोध करना, जब नेपाल ने अपना संविधान अडॉप्ट किया था। ठीक है, ये दो चीजें अलग अलग पॉइंट ध्यान रखो अभी, फिर देखो कैसे इनको इंटरकनेक्ट किया जाएगा। ये 2014-15 हमारे और नेपाल के रिलेशन में यहीं पर क्लैशेज आना शुरू हो गए थे। उसकी जड़ ये है 2014-15 का इशू। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट। तो 99% बॉर्डर हमारा सेटल्ड है। नेपाल इंडिया के बीच में कल्चरल इतने सारी चीजें हैं, कल्चरल बॉर्डर ट्रेड इतना होता है, नेपाल से लोग हमारे इतना काम करने आते हैं। ये दोनों फ्रेंड कंट्री रहे हैं। आप नेपाल बॉर्डर की तरफ से कभी जाते थे, कभी कोई दिक्कत महसूस नहीं होती थी। नेपाल को तो हम लोग अपना क्लोज अलाई हमेशा मानते ही थे, हमारा फ्रेंड कंट्री रहा है हमेशा। तो 2014 के बाद से ये कैसे बदलाव आना शुरू हुआ, वन बाय वन देखते हैं। 99% इंडिया नेपाल का बॉर्डर सेटल्ड है, हमारा कोई विवाद नहीं है। सिर्फ 1 से 1.5% जमीन ऐसी है जिस पर इंडिया नेपाल में विवाद है। कौन सा एरिया? लिपुलेख वाला एरिया, लिपुलेख और काला पानी वाला एरिया। ठीक है, पूरे एरिया में 99% से ऊपर एरिया हमारा सेटल्ड है, कोई विवाद नहीं। 1 से 1.5% जो हमारा एरिया है यही डिस्प्यूटेड है, यही डिस्प्यूटेड है बिटवीन इंडिया नेपाल। पेशेंस रखना बेटा, पेशेंस रख के सुनना, सारी कहानी बहुत अच्छी समझ में आ जाएगी। डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया नेपाल, अभी चाइना की भूमिका का जिक्र नहीं किया मैंने, तो डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया नेपाल यही 1.5% एरिया में आ जाता है तुम्हारा ये लिपुलेख, काला पानी, इधर का जो पोर्शन हम बात कर रहे हैं जो आजकल न्यूज में है। ठीक है, अब आ जाओ इसमें। तो क्या समझ आया पूरी बात में? नेपाल हमारा अच्छा दोस्त रहा, 3 तरफ से हमसे बॉर्डर शेयर करता है, कभी कोई समस्या रही नहीं। हम लोगों को मानसरोवर जाना हो तो नाथुला होके सिक्किम से जा सकते थे, नेपाल के काठमांडू होके जा सकते थे। तीसरा रूट उत्तराखंड, नाथुला और काठमांडू लंबे रूट हैं पर थोड़े इजी हैं, लंबे रूट हैं पर बढ़िया बने हुए हैं। उत्तराखंड वाला रूट छोटा पड़ेगा हमें, जो हम नया रूट अभी डेवलप कर रहे हैं वो हमें छोटा रूट पड़ेगा पर टफ है। छोटा रूट है और टफ रूट है। पहले सिंगल लेन रोड थी एक हिस्से में, फिर उसको गवर्नमेंट ने डबल लेन करने का प्लान किया, नितिन गडकरी के अंडर में है, तो तेजी से काम चला। वो 3 पार्ट है उत्तराखंड में, 3 पोर्शन में वो डेवलप हो रहा है रूट पूरा। तो पिथौरागढ़ से लिपुलेख का जो स्ट्रेच बन रहा है, पिथौरागढ़ से लिपुलेख का जो पोर्शन है, जैसे ही लिपुलेख की बात आई नेपाल ने ऑब्जेक्शन कर दिया। जैसे ही लिपुलेख की बात आई नेपाल ने ऑब्जेक्शन कर दिया, जबकि लिपुलेख हम लोग बहुत पहले से अपने मैप में दिखाते रहे हैं, नेपाल को कभी दिक्कत नहीं थी। चाइना देखो 3 फ्रंट है, लिपुलेख ये पड़ता है, इसका लोकेशन देखो, ये लोकेशन है। ये देखो लिपुलेख पास, ये काला पानी का आसपास का एरिया तकरीबन 20,000 फीट की ऊंचाई पर है, तकरीबन 20,000 फीट की ऊंचाई पर है लिपुलेख। उत्तराखंड धारचूला ये पोर्शन है, यहां पर है। अब जरा देखो, नीचे नेपाल, इधर इंडिया, इधर चाइना, बन गया ट्राई जंक्शन, ट्राई जंक्शन बन गया तीनों के बीच में। तो नेपाल, इंडिया, चाइना तीनों का ट्राई जंक्शन बन गया। चाइना को इस एरिया पे कभी दिक्कत नहीं रही, चाइना ने इसको इंडिया के मैप में मान लिया था। चाइना लिपुलेख को लेकर, चाइना इंडिया का विवाद नहीं रहा, लिपुलेख को चाइना एक्सेप्ट कर चुका था इंडिया के मैप में। ठीक है, पर नेपाल को ऑब्जेक्शन है, नेपाल को ऑब्जेक्शन है कि सुगौली की ट्रीटी कहती है कि महाकाली रिवर के नॉर्थ में जो पोर्शन है वो नेपाल का पार्ट है, मतलब लिम्पिया धुरा, काला पानी, लिपुलेख, ये नेपाल कहता है कि सुगौली की ट्रीटी कहती है कि हमारा पोर्शन है। तो चाइना को उस पर विवाद नहीं था। विवाद किसके बीच बचा? इंडिया नेपाल, ये विवाद बचा इंडिया नेपाल के बीच। अभी तक इंडिया नेपाल के अच्छे रिलेशन थे तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती थी, यहाँ कोई परेशानी नहीं होती थी अच्छे रिलेशन की वजह से। 2014 में और 15 दो बड़ी घटनाएं घटी।
2015 में नेपाल ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया। नेपाल अडॉप्टेड इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। नेपाल ने अडॉप्ट किया था अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन 2015 में, और वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। दो चीजें एक साथ हुई, नेपाल का संविधान आया और कम्युनिस्ट पार्टी अभी इस समय जो रूल कर रही है कम्युनिस्ट पार्टी ही है। केपी शर्मा ओली है ना अभी पीएम, केपी शर्मा ओली पीएम है वहां, ये पीएम है, और प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी ये यहाँ प्रेसिडेंट है। तो नेपाल ने जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया तो वहां की एक मेजॉरिटी कम्युनिटी जिनका नाम है मधेशी, इन लोगों ने विरोध कर दिया कि हमारे अधिकारों को सप्रेस किया गया है, हम मेजॉरिटी हैं और हमारे अधिकारों को कुचला गया है, संविधान में हमें और पावर मिलनी चाहिए थी। इन लोगों ने विरोध कर दिया और इस मामले में इंडिया ने दखल दिया, इंडिया ने इंटरवीन किया। जब नेपाल ने अपना संविधान अडॉप्ट किया, मधेसी समुदाय के लोगों ने विरोध कर दिया कि हम मेजॉरिटी हैं और हमारे अधिकारों को कुचला गया है। इंडिया ने इस मामले में दखल दिया, तो नेपाल ने कहा कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, इंडिया ने क्यों दखल दिया, ये हमारा इंटरनल मैटर है, इंडिया को इसमें दखल नहीं देना चाहिए था। नेपाल का जो पेट्रोलियम वगैरह की नीड है, पेट्रोल वगैरह सब इंडिया से इंपोर्ट होता है, इंडिया से नेपाल को जाता है, पेट्रोलियम मेन प्रोडक्ट। वॉइस क्लियर नहीं है सोनाली यादव, एक मिनट रुको, फैन की वजह से हो रहा होगा, फैन ऑफ कर देता हूं। अभी वॉइस ठीक आ रही है सोनाली, वॉइस ठीक आ रही है अभी? रिदम तोड़ देते हो तुम लोग, इतना बताने की इच्छा है पर रिदम ब्रेक कर देते हो। अरे कोई बात नहीं, गर्मी सर्दी छोड़ो, वॉइस ठीक आ रही है सभी को? सोनाली यादव का रिप्लाई नहीं आएगा। सुनो अगला पॉइंट, देखो। तो नेपाल ने कहा कि आप लोगों को दखल नहीं देना चाहिए था, ये तो हमारा इंटरनल मैटर था। शुरुआत होती है यहां से, यहां से शुरुआत हुई, इंडिया नेपाल के जो इशू गड़बड़ होना शुरू हुआ यहां से शुरुआत हुई। अब मधेशी समुदाय के लोग, अब क्या था, ये जो इंडिया नेपाल बॉर्डर है इस पर ये लोग काफी बसे हुए हैं, इंडिया नेपाल बॉर्डर की तरफ काफी हैं। तो हुआ क्या, नेपाल बॉर्डर ब्लॉक कर दिया, इंडिया नेपाल बॉर्डर ब्लॉक कर दिया। अब हुआ क्या, इंडिया की तरफ से जो पेट्रोलियम वगैरह की सप्लाई थी वो क्या हो गई, डिसरप्शन हो गया। हम लोग जो चीजें नेपाल को भेज पाते थे उनमें डिसरप्शन हो गया, डिसरप्शन इन पेट्रोलियम सप्लाई, ये डिसरप्ट हो गया, अपनी तरफ से सप्लाई कम हो गई। नेपाल ने इस बात को ऐसे देखा कि इंडिया शायद अपनी अहमियत बताना चाहता है कि नेपाल इंडिया पर डिपेंडेंट है। नेपाल की जो सरकार थी उसने इस बात को ऐसे लिया कि इंडिया नेपाल को जताना चाहता है, इंडिया नेपाल को जताना चाहता है कि देखो तुम हम पर डिपेंडेंट हो। नेपाल ने उस बात को ऐसे लिया, तो नेपाल को लगा कि हम लोग आत्मनिर्भर हो जाएं। हुआ क्या, ये जो बॉर्डर है, एक और चीज ध्यान रखो, ध्यान दो, इंटरनेशनल रिलेशन में मल्टीपल डायमेंशन होती है। 1962 में इंडिया चाइना का युद्ध हुआ था जिसमें इंडिया हार गया था। 1967 में एक और छोटा क्लैश हुआ था जिसमें इंडियन आर्मी ने पीट के भगा दिया था चाइनीज को। 62 में हम हार गए थे क्योंकि हम तैयार नहीं थे, वो अलग कहानी है, मैंने एक दूसरे वीडियो में बताया हुआ है। 67 में हम लोगों ने चीनियों को पीट के भगा दिया था, और अभी फिर चीन का एक इशू चल रहा है, वो अलग से मैं बात करूंगा उसके बारे में। अभी मैं नेपाल के ऊपर फोकस कर रहा हूं। तो अब ये एरिया, इधर का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 1962 की वॉर से सबक लेते हुए हम लोगों ने उत्तराखंड पिथौरागढ़ वगैरह एरिया में बनाया आर्मी बेस, आर्मी बेस बनाया हम लोगों ने। तो उत्तराखंड के एरिया में हम लोगों ने बनाया आर्मी का बेस, ठीक है, उत्तराखंड में हम लोगों ने बनाया आर्मी का बेस बनाया। अब क्या हुआ, नेपाल ने अभी हाल फिलहाल में उस पर भी ऑब्जेक्शन किया था कि हम लोगों ने ऐसे एरिया पे बेस बनाया कि नेपाल को वहां पे भी दिक्कत है। दिक्कत नेपाल को नहीं है, दिक्कत चाइना को है, दिक्कत नेपाल नहीं चाइना को है। हमारा जो दोस्त था नेपाल, कहां से वो चाइना का सपोर्टर बन गया, अब यही ट्रांजिशन समझना है। मुकेश सिन्हा कुछ कहना चाह रहे हैं आप, क्या प्रॉब्लम है? मुकेश सिन्हा कुछ बोलना चाह रहे हो आप, दिक्कत क्या है?
मुकेश सिन्हा से पूछ रहा हूं मैं। अगर तुम्हें सब कुछ आता है तो तुम्हें क्लास करने की जरूरत नहीं है, अपना टाइम क्यों वेस्ट करो, अपना भी मेरा भी। मैं अगर कुछ पॉइंट बताना चाह रहा हूँ, बीच में डिस्ट्रप्शन मत करिए। आपको नई क्लास करनी है आप मत करो, जो लोग कर रहे हैं उनको करने दीजिए। आप ज्यादा नॉलेजेबल आप प्लीज मत करिए। रिदम बना हुआ है, मैं चीजों को बता रहा हूँ, आप डिस्टर्ब मत करिए बिल्कुल। जब टॉपिक खत्म हो जाएगा तो मेरे से बात करना, ठीक है। तो एक तो ये एरिया ज्योग्राफिकली अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना पे हमें नजर भी रखनी है। यहाँ से चाइना के ऊपर हमको नजर भी रखनी है। ये डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केवल आप कैलाश मानसरोवर मत ध्यान रखिए, आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि चाइना यहाँ पड़ोस में बैठा हुआ है, उस पर भी ध्यान रखना हमें जरूरी है, ठीक है। अब आई पूरी बात। तो 2015 नेपाल ने अपना संविधान एडॉप्ट किया। मधेसी समुदाय के लोगों ने विरोध कर दिया कि हमें और अधिकार मिलने चाहिए थे, हमारे अधिकारों को कुचला गया है। इंडिया ने उसमें इंटरफेयर किया। नेपाल ने बोला कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, इंडिया उसमें दखल ना दे। तो इस समुदाय के लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, रोड वगैरह ब्लॉक कर दिए थे, इंडिया की तरफ से सप्लाई नहीं जा पा रही थी। तो नेपाल को लगा कि शायद इंडिया कोई गेम खेल रहा हो, इंडिया अपनी इंपॉर्टेंस को बताना चाहता हो। तो नेपाल धीरे धीरे इंक्लाइन होने लगा चाइना की तरफ। बात तभी से शुरू हुई, नेपाल धीरे धीरे इंक्लाइन होने लगा चाइना की तरफ। अब आप मुझे बताओ, 1996 के आसपास चाइना जो प्रेसिडेंट है उसकी विजिट हुई थी नेपाल। 1996 के आसपास चाइनीज प्रेसिडेंट विजिट किया था। और अभी पिछले ही साल 2019 में सी जिनपिंग गए थे नेपाल। एक घटना अगर आपको याद रही हो, सी जिनपिंग अभी लास्ट ईयर 2019 में गए थे नेपाल। 1996 में विजिट हुई थी, उसके 23 साल के बाद सी जिनपिंग को क्या सूझी नेपाल जाने की। एक चाइना का प्रोजेक्ट है, वन बेल्ट वन रोड। वन बेल्ट वन रोड जो चाइना का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, सी जिनपिंग का 2013 से सोच रहा था ये। और इसी को सिल्क रोड प्रोजेक्ट कहा जाता है। ये दुनिया के बहुत सारे कंट्री को इससे जोड़ना चाहता है, ट्रेड रूट बनाना चाहता है। ओशियन में भी ओशियन में भी रूट बनाना चाहता है, और उसके साथ वो जोड़ना चाहता है उसको रोड से। ये प्रोजेक्ट है, देखो ये वाला। ये प्रोजेक्ट है, रोड रोड से भी गुजर रहा है और ओशियन से भी गुजर रहा है, दो तरफ से जा रहा है ये। ठीक है, देखो तो ये प्रोजेक्ट है। अब मुझे बताओ, नेपाल जो है ज्वाइंट वन बेल्ट वन रोड, नेपाल इस प्रोजेक्ट से जुड़ चुका है। नेपाल ज्वाइंट ओबीओआर से जुड़ चुका है। और लासा से लेकर काठमांडू तक रोड बन रही है इस प्रोजेक्ट में। लासा से काठमांडू रोड बन रही है। उसके अलावा चाइना नेपाल रेल लिंक बन रहा है। चाइना नेपाल रेल लिंक डेवलप किया जा रहा है। तो वन बेल्ट वन रोड से चाइना जुड़, ये नेपाल जुड़ गया। लासा से काठमांडू रोड बनाई जा रही है, चाइना नेपाल रेल लिंक बनाया जा रहा है। बेटा ये ट्रांस हिमालयन रेलवे लाइन बन रही है। तुम्हें लगता है कि नेपाल के पास इतना पैसा है कि ट्रांस हिमालयन रेलवे लाइन डेवलप कर लेगा? चाइना तो अपने पोर्शन का इन्वेस्टमेंट कर देगा, दोनों मिलकर बना रहे हैं, दोनों मिलकर बना रहे हैं। तो ट्रांस हिमालयन रेल लाइन बन रही है, चाइना तो अपने पोर्शन वाला खर्च कर देगा। हाँ, अब नेपाल को जो फंडिंग करनी पड़ेगी, नेपाल क्या करेगा? नेपाल लेगा चाइना से कर्जा, लोन लेगा। चाइना की नीति है ये। यही काम इसने श्रीलंका में किया, यही काम इसने मालदीव में किया, और यही काम ये नेपाल में कर रहा है। इतना कर्जा दे दो, इतना इन्वेस्टमेंट कर दो किसी कंट्री में कि कल को वो कर्जा चुका ही ना पाए और आप पे डिपेंडेंट हो जाए, ठीक है। श्रीलंका को तो अपना हम्बन टोटा बंदरगाह बेचना पड़ गया चाइना को। चाइना ने इतना इतना कर्जा दे दिया श्रीलंका को। श्रीलंका की जो भी गवर्नमेंट है वो प्रो चाइना है, ध्यान रखो। श्रीलंका की अभी जो गवर्नमेंट है वो प्रो चाइना है। नेपाल की अभी कम्युनिस्ट सरकार, वो भी प्रो चाइना है, चाइना के सपोर्टर है ये। मालदीव में अब्दुल्ला यामीन था कुछ टाइम पहले पावर से हटा, वो भी चाइना का सपोर्टर था।
तो हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका का, चाइना ने यहां इतना इन्वेस्टमेंट किया कि श्रीलंका उसका कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं है। लोन लिया ना, इन्वेस्टमेंट कर रहा है कर्ज के तौर पर। तो पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे मालदीव हो, और वही काम नेपाल में चल रहा है। हम्बनटोटा पोर्ट में चाइना ने इतना इन्वेस्टमेंट किया श्रीलंका के अंदर कि श्रीलंका के औकात से बाहर निकल गया कि वो चाइना को पे कर पाए। और चाइना ने जब ब्याज मांगा, श्रीलंका की हालत खराब, तो क्या किया, अपनी जमीन गिरवी रखी। श्रीलंका ने अपनी जमीन गिरवी रखी और बाद में ये पोर्ट ही चाइना को बेच दिया। ये पोर्ट ही ले लिया चाइना ने। और पाकिस्तान में क्या कहा कुछ टाइम पहले कि अपनी करेंसी क्या चला रहे हो, हमारी करेंसी चलाओ। अब पाकिस्तान को कह दिया हमारी करेंसी चलाओ। तो चाइना का फंडा है, किसी कंट्री में इतना इन्वेस्टमेंट कर दो कि उसको कब्जा कर लो, उस पर कब्जा कर लो, वो अपना कुछ कर ही ना पाए। हांगकांग क्या था, हांगकांग अलग कंट्री हुआ करता था, हो गया चाइना में मर्ज। ताइवान बड़ी मुश्किल से बचा हुआ है। अभी ताइवान का भी कंफ्लिक्ट इशू चल रहा है लगातार, इंडिया ताइवान को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ताइवान का भी मुद्दा है। ताइवान को लंबे समय से चाइना ने आग गड़ा रखी है, पर ताइवान अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर रखा है। ताइवान चाइना से नहीं मिला, ताइवान चाइना से नहीं मिला है अभी तक। इंडिया अमेरिका सब ताइवान को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब कुछ एंगल समझ आया। तो सी जिनपिंग की यात्रा हुई पिछले साल, और 2015 में जो कन्फ्लिक्ट आया इंडिया नेपाल के बीच मधेशी वाली बात को लेकर, उसको चाइना ने भुनाना शुरू किया अपनी तरफ। इंडिया नेपाल के इतने लंबे समय के रिलेशन, 99% बॉर्डर हमारा सेटल्ड है, कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, और 15 में नेपाल थोड़ा सा हमसे दूर हुआ, उस बात का चाइना ने फायदा उठाया। चाइना ने उनको बरगलाया, चाइना ने इतनी फंडिंग कर दी, क्योंकि जो रेल लाइन बनेगी, नेपाल ने बहुत कर्जा ले लिया। अब नेपाल को जो चाइनीज फंडिंग आ जाएगी, या इंडिया जब पेट्रोलियम सप्लाई नहीं कर पा रहा था, जब सप्लाई नहीं कर पा रहा था तो भी चाइना ने सपोर्ट कर दिया। जब वो मधेशी वगैरह का प्रोटेस्ट हुआ, चाइना तभी से नेपाल के क्लोज होने लगा। चाइना तो हर उसको सपोर्ट करेगा जो इंडिया का एंटी हो, चाहे पाकिस्तान हो चाहे नेपाल हो। और कल को करेगा क्या, जब जमीनें वगैरह अपने कब्जे में कर लेगा तो बनाएगा डिफेंस के बेस। यही करता है वो सब तरफ। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल क्या चीज है, इंडियन ओशियन में इंडिया के किनारे किनारे पूरी लड़ी है, जहां वो सीरीज ऑफ पोर्ट्स डेवलप कर रहा है। ठीक है, उन्हीं में हम्बनटोटा भी आता है, पाकिस्तान का ग्वादर भी आता है। तो नेपाल को जब उसको एरिया मिल जाएगा तो आगे जाके अपने मतलब बिजनेस करने के तौर पे एंट्री करेगा, और कल को डिफेंस के बेस बनाने लगेगा। यही सब इशू चल रहा है साउथ चाइना सी में। साउथ चाइना सी में यही कर रहा है वो, फिलीपींस के आसपास का एरिया कब्जा कर लिया, आर्टिफिशियल आइलैंड बना दिए, एयरबेस वगैरह तैयार कर रहा है। ठीक है, तो चाइना की नीति ही है विस्तारवादी नीति, एक्सपेंशन वाली नीति है चाइना की। ठीक है, तो नेपाल के अंदर इसने अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाया, और नेपाल की जो अभी कम्युनिस्ट सरकार है वो प्रो चाइना है, वो चाइना को सपोर्ट कर रही है। ठीक है, अब हमें पूरा एंगल थोड़ा सा क्लियर हुआ। अब आ जाते हैं वापस टॉपिक पे। मुकेश सिन्हा, अब कुछ समझ आया पूरी बात में? पूरी बात में मुकेश सिन्हा कुछ समझ पाए हैं, क्लास में है कि नहीं? अलग अलग कहानी बताकर उनको कनेक्ट करना ही इंटरलिंकिंग का पोर्शन है, केवल ये लिपुलेख बताना मुद्दा नहीं था। एक चीज को कम से कम 50 टॉपिक से जोड़ सकते हो, इंटरनेशनल रिलेशन में यही पढ़ना होता है। और अभी एक कंट्री हमारा बांग्लादेश, इतना अच्छा दोस्त हमारा रहा, पर एनआरसी सीए के मुद्दे पर बांग्लादेश से भी रिलेशन हमारे थोड़े से खराब हुए। अकेला हमारा नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश, जिससे हमारे डिस्प्यूट कभी रहे, पूरा का पूरा बॉर्डर डिस्प्यूट हमारा और बांग्लादेश का सेटल हो चुका है। इंडिया बांग्लादेश पूरा बॉर्डर डिस्प्यूट सेटल्ड है, पर एनआरसी सीए के मुद्दे पर बांग्लादेश से जो माइग्रेशन होता था, उस मुद्दे पर बांग्लादेश से भी हमने रिलेशन खराब कर दिए। दो बड़ी विजिट वहां से होनी थी, वो दोनों कैंसिल हो गई। तो इंटरनेशनल रिलेशन बहुत तेजी से चेंज हो रहे हैं, जियो पॉलिटिकल कंडीशन बहुत तेजी से बदल रही हैं। बहुत शॉर्ट टर्म पे तो नहीं, पर लॉन्ग टर्म पे हमें इनके कंसिक्वेंसेस नजर आने लगेंगे। ठीक है, अब देखो मानसरोवर कहां पर है।
देखो ये है मानसरोवर, यहाँ पर ये मानसरोवर है। लिपुलेख का एरिया इसमें नहीं शो किया, एक और मैप देखें। लिपुलेख, ये रहा लिपुलेख। ठीक है, तो अब आते हैं पूरे पॉइंट पे। तो इंडिया नेपाल, नेपाल जब गोरखा रेजिमेंट का गोरखा साम्राज्य था वहां पर, इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और गोरखा साम्राज्य के बीच 1812 में एक युद्ध हुआ। उसका निपटारा हुआ 1816 की सुगौली ट्रीटी में। सुगौली ट्रीटी में डिसाइड हुआ कि महाकाली रिवर के नॉर्दर्न साइड में जो पोर्शन है, लिपू लेक, काला पानी एंड लिम्पियाधुरा, ये पोर्शन नेपाल के अंडर में रहेंगे। ये पोर्शन नेपाल के अंडर में रहेंगे। उसके बाद सुगौली ट्रीटी हो गई, ये डिस्प्यूट क्लियर हो गया। इंडिया के फ्रेंडली रिलेशन रहे इंडिया से, वहां से लोग जॉब करने इंडिया में आते रहे। 99% तक हमारा नेपाल का बॉर्डर का कोई डिस्प्यूट नहीं है। केवल एक पोर्शन लिपुलेख, जिसको नेपाल क्लेम करता है, आज तक हम लोग अपने मैप में दिखाते रहे। चाइना को भी ऑब्जेक्शन नहीं था, नेपाल को भी ऑब्जेक्शन नहीं था। अभी नेपाल क्या कहता है, उस समय हमारे पास मैप वगैरह बनाने के लिए एक्सपर्टाइज नहीं था। मैप वगैरह बनाने के लिए जो भी रिसोर्सेज हमें चाहिए थे, जो मार्केशन चाहिए थे, हमारे पास नहीं थे। तो इंडिया अपने मैप में दिखाता रहा, हमारे रिलेशन अच्छे थे, हमें कोई परेशानी नहीं थी उस टाइम पर अब हमें ऑब्जेक्शन है। 2015 के बाद से लगातार उनका जो एग्रेशन है, उनका प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि चाइना का उनको सपोर्ट है। ठीक है, तो लिपुलेख हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो मानसरोवर अगर जाना हो तो नामचा बरवा का एरिया हमें, ये नामचा बरवा नहीं, सॉरी, क्या बताया था, नाथुला। नाथुला से होके जाएंगे तो रूट हमको बहुत लंबा पड़ेगा। काठमांडू होके जाएंगे तो भी लंबा रास्ता है। तो काठमांडू या नाथुला से होके जाने के बजाय उत्तराखंड के रूट को हम लोग डेवलप कर रहे हैं, डबल रूट बना रहे हैं। उत्तराखंड पिथौरागढ़ से होते हुए हम लोग मानसरोवर तक जाएंगे। ये रूट हमको छोटा पड़ेगा, इसको डबल लेन किया जा रहा है, इसको डबल लेन किया जा रहा है। ठीक है, और अभी जो नेपाल का विरोध है वो चाइना के सपोर्ट में है, क्योंकि पिथौरागढ़ का जो एरिया है, ये लिपुलेख के पास का, यहाँ से हम लोग पेट्रोलिंग भी करते हैं, आर्मी का बेस भी है, जहां से हम नजर रखते हैं चाइना के ऊपर। चाइना नहीं चाहता कि यहाँ पर इंडियन आर्मी का प्रेजेंस रहे। तो लास्ट ईयर सी जिनपिंग चाइना, ये नेपाल विजिट किया था। नेपाल ने सी जिनपिंग के स्वागत में बहुत खर्चा किया पिछले साल, और अब उसका नतीजा दिखाई दे रहा है कि सी जिनपिंग के जाने बाद से नेपाल का एग्रेशन और बढ़ रहा है, कि जो हमारे बीच में कोई विवाद नहीं होता था, वो विवाद इस तरह से बढ़ गया। एक विवाद था हम लोगों का बहुत पुराना, वाटर डिस्प्यूट को लेकर। इंडिया नेपाल का एक विवाद रहा है रिवर डिस्प्यूट को लेकर। एक रिवर है महाकाली, जिसको कई कई नाम से जानते हैं, महाकाली रिवर, महाकाली रिवर, या इसको काली रिवर कह देते हैं। इंडिया में इसको शारदा रिवर कह देते हैं, इंडिया में इसको शारदा रिवर कह देते हैं। आगे ये घाघरा को ज्वाइन कर लेती है। तो महाकाली रिवर, काली रिवर या शारदा रिवर, नेपाल में इसको महाकाली कहते हैं, नेपाल में इसको महाकाली कहते हैं, इंडिया में इसको शारदा कहते हैं, और घाघरा को ज्वाइन करती है ये। ठीक है, इस रिवर को लेकर हमारे नेपाल के बीच में, इंडिया नेपाल के बीच में ट्रीटी हुई थी। इंडिया नेपाल के बीच में ट्रीटी हुई थी 1996 में, महाकाली ट्रीटी। वाटर डिस्प्यूट, वाटर शेयरिंग को लेकर इंडिया नेपाल के बीच में हुई थी महाकाली ट्रीटी। और इस पे डैम है, कोई डैम है इसके ऊपर? इसके ऊपर है पंचेश्वर डैम, जो विवादित रहा है इंडिया नेपाल के बीच। महाकाली के ऊपर है पंचेश्वर डैम, जो विवादित रहा इंडिया नेपाल के बीच में। तो महाकाली ट्रीटी में वाटर शेयरिंग इंडिया नेपाल के बीच हो रखी है। अभी क्या प्रॉब्लम है, इंडिया कह रहा है कि इस रिवर का जो ओरिजिन है, इस रिवर का जो ओरिजिन है वो इंडिया की तरफ है। नेपाल कहता है कि इसकी एक रिवर ऊपर से आती है लिपुलेख के पास से। नेपाल कहता है कि इसकी एक जो इसका ओरिजिन है वो लिपुलेख के पास से है, तो ये नेपाली रिवर हुई। तो इस पे प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे? ये दोनों विवाद रहा है इसके ओरिजिन को लेकर। इंडिया नेपाल के बीच डिस्प्यूट रहा है महाकाली रिवर के ओरिजिन को लेकर। ठीक है, इंडिया कहता है कि ओरिजिन हमारी तरफ से है, नेपाल कहता है ओरिजिन हमारी तरफ से है। तो महाकाली रिवर का डिस्प्यूट रहा है इंडिया चाइना के बीच, इंडिया चाइना के बीच। नेपाल में अर्थक्वेक वगैरह आया जब, इंडिया ने आज तक का सबसे बड़ा राहत अभियान चलाया था उस समय, इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन मैत्री राहत अभियान इंडिया नेपाल ये नेपाल में चलाया जब अर्थक्वेक आया। ताइवान ने भी नेपाल को पेशकश की थी कई तरह की सपोर्ट की। जो इंपोर्ट नेपाल को दिक्कत आ रही थी सामान खरीदने में, ताइवान ने ऑफर किया था नेपाल को सपोर्ट।
पर अभी हाल फिलहाल में नेपाल ने क्या किया, ताइवान की पेशकश को ठुकरा दिया। क्यों भाई? नेपाल ने ताइवान की पेशकश को ठुकरा दिया कि हम आपसे सपोर्ट नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर तुम ताइवान की पेशकश को मान लेते तो चाइना के दुश्मन हो जाते। ये सारे इस बात का इशारा है, सारी चीजें इस बात का इशारा है कि तुम चाइना के चेले हो गए हो। आ रहे समझ? और ऐसा नहीं है कि केपी शर्मा ओली जो गवर्नमेंट है वो एक तरफा चाइना को सपोर्ट कर रही है। जो विपक्ष है लगातार विरोध कर रहा है। काफी लोग नेपाल में ऐसे हैं जो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि तुम चाइना के सपोर्टर तो हो रहे हो पर इंडिया का विरोध ना करो, पर इंडिया इंडिया से रिलेशन खराब ना किए जाएं, क्योंकि बहुत सारे नेपाल के लोग भारत में काम करते हैं। भारत अच्छा अच्छा खासा रोजगार दे रहा है उनको। और नेपाल को वो जानते हैं कि नेपाल ने पाकिस्तान में क्या किया, नेपाल ने श्रीलंका में क्या किया। नेपालियों को यह डर है कि कहीं कब्जा ना कर ले। तिब्बत में उसने तिब्बत कब्जा कर ही चुका है। एक और गड़बड़ क्या किया, तिब्बत रिफ्यूजी, तिब्बत रिफ्यूजियों के लिए अभी रवैया बहुत खराब हो गया नेपाल का। तिब्बत रिफ्यूजी जो लंबे समय में नेपाल में रहते थे, इनको लेकर रवैया बड़ा खराब हो गया इसका नेपाल का। क्यों भाई? तिब्बत रिफ्यूजी को लेकर रवैया खराब क्यों कर लिए? क्योंकि तिब्बत कब्जा किया था चाइना ने। तिब्बतन से नफरत किसको थी? चाइना को। दलाई लामा भाग के शरण लिए इंडिया में। तिब्बतन रिफ्यूजी लंबे समय से नेपाल में रहते थे, क्योंकि नेपाल इंडिया दोनों के अच्छे रिलेशन है। नेपाल इंडिया दोनों के अच्छे रिलेशन रहे, पर क्योंकि अब नेपाल चाइना की तरफ इंक्लाइन हो रहा है, तिब्बत रिफ्यूजियों के लिए रवैया धीरे धीरे रिजिड हो रहा है। इनके लिए रवैया धीरे धीरे रिजिड होता जा रहा है। अभी कुछ ही टाइम पहले की घटना है, वायलेंस वगैरह की खबरें आई, तो तिब्बतन रिफ्यूजियों के ऊपर भी प्रेशर डाला जा रहा है वहां पर, क्योंकि चाइना को पसंद नहीं है तिब्बतन ना, इस वजह से कि ये लोग आए दिन आवाज उठाते हैं तिब्बत को लेकर कि चाइना ने हमारे साथ गलत किया था, तो वो सारी आवाज को दबा देना चाहता है, मोनोपोली चाहता है। तो कई सारे छोटे छोटे एंगल हैं इसमें। तिब्बतन रिफ्यूजी का भी एंगल आता है, नेपाल का भी जिक्र है, चाइना भी है, इंडिया भी है, ताइवान भी इन्वॉल्व है। 5-6 पार्टी मिलाकर बात करें तब समझ में आता है। जतराना, जतराना क्या बता रहे हैं? टीचिंग प्रॉपरली नहीं हो रही है। मैं समझा नहीं आपकी बात। टीचिंग प्रॉपरली नहीं हो रही कि क्या मतलब जतराना? बताएंगे जरा। बेटा 10 साल तो पढ़ाते हुए हो गए, अब तुमसे मुझे सीखना पड़ेगा, पढ़ाया कैसे जाएगा? 270 बच्चा अगर लाइव है अभी इस समय तुम्हें दिख रहा होगा। प्रॉब्लम क्या आ रही है? आवाज नहीं आ रही है, तो बेटा आपकी तरफ से दिक्कत हो रही है। आप रिफ्रेश करोगे कि मैं यहां से क्या ठीक करूं बताओ? वॉइस अगर नहीं आ रही है तो बेटा आप अपनी तरफ से उसको रिफ्रेश करो, मैं यहां से क्या करूं बताओ? 270 बच्चा लाइव है, आपके सामने सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, क्लियर आ रही है बात, आवाज सही आ रही है। तो या तो 200 बच्चे झूठ झूठ बोल रहे हैं, या तो मैं झूठ बोल रहा हूँ यार। मैं फैन भी ऑफ कर दिया, मैं पसीने में बैठ के लगातार पढ़ा रहा हूँ। मेरी तरफ से बताओ मैं और क्या करूं? नेट में मैं तो कुछ नहीं करूंगा, तुम्हारा नेट अगर गड़बड़ हो रहा है तो यार। अगर नेट में दिक्कत आएगी बेटा, सबको दिक्कत आएगी ना। एक बच्चे को दिक्कत आ रही है तो आपकी तरफ से कनेक्शन में प्रॉब्लम है। मैं कोई टॉपिक आप ही के लिए प्लान कर रहा हूं कि ज्यादा कुछ बता दूं, कुछ सिखा दूं, कुछ समझा दूं। जितना एंगल तुमने अभी समझा है ना, इतने इंटरलिंकिंग कर पाना इतना आसान नहीं है। तुम कोई न्यूज़पेपर पढ़ लो, इतने ज्यादा इंटरकनेक्शन नहीं मिलेंगे तुमको। मेंस में अगर तुमको आंसर लिखना पड़े जितना मर्जी लिख सकते हो। तुम मुझे बताओ मैंने कितने एंगल इसमें मिक्स किए? मानसरोवर तो खाली एक बात थी, उसको छोड़कर मैंने सब बता दिया इसमें। मानसरोवर को तो एक जरा सा पॉइंट था। आपको मेंस लिखना हो, जितनी मर्जी कहानी किसी को सिखा सकते हो पूरा का पूरा। ठीक है? इतना सोच नहीं पाओगे बेटा, इतने सारे एंगल आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, 2015 से जोड़ के देखना पड़ेगा कि कैसे प्रॉब्लम शुरू हुई थी। ये रिलेशन कोई एक दिन में खराब नहीं होता। नेपाल ऐसा नहीं है कि कल हमारा दोस्त था आज हमारा दुश्मन हो गया है। कहीं पर तो गड़बड़ हुई होगी, कहीं पर रूट में ये कारण रहा होगा जिससे आज ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है? तो अभी मैंने बताया श्रीलंका प्रो चाइना गवर्नमेंट, नेपाल प्रो चाइना कम्युनिस्ट चला रहे हैं वहां पर, तो कम्युनिस्टों ने तो वैसे दुनिया का बेड़ा गर्क कर दिया। जहां जहां ये रहे वैसे ही बर्बादी कर रखी थी। सही कह रहे हो हर्ष मिश्रा, जहां ये रहे वहीं बर्बादी करी कम्युनिस्टों ने तो। ठीक है? तो चाइना कम्युनिस्ट, नेपाल में कम्युनिस्ट सपोर्टर गवर्नमेंट, क्या हो गए? चोर चोर मौसेरे भाई हो गए दोनों, बस बन गया खेल। ठीक है? एक बार फिर से पूरी कहानी। अरे अरे यार, इसका मतलब बेसिक तुमने नहीं पढ़ा हुआ है। अरे बेटा लिपुलेख बता दिया, काला पानी बताया, मानसरोवर बताया, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में है बताया, कम्युनिस्ट पार्टी की दोस्ती बताई, महाकाली रिवर बताया, सुगौली ट्रीटी बताया, महाकाली ट्रीटी बता दी।
चाइना का क्या रोल है वो पूरा हमने डिस्क्राइब कर दिया। अब बात आती है, अभी क्या सुन रहे हैं, एक तरफ नेपाल हमें आंखें दिखा रहा है, अब इसका दूसरा पॉइंट देखो, एक तरफ नेपाल हमें आंखें दिखा रहा है और कल क्या कहानी आई कि 5,000 चीनी सैनिकों ने भारत में झंडे गाड़ दिए हैं। दूसरी कहानी सुनने में आ रही है कि 5,000 चीनी सैनिक भारत में घुस आए। अरे यार, कौन देखने गया है, कौन गिनने गया है कि 5,000 आ गए? हर चीज को ना लोगों ने टीआरपी के लिए वो कर दिया है। देखो, हर चीज को लोगों ने टीआरपी के लिए, कि जहां पे ज्यादा सेंसेशनल बात बन जाए वही कहो। कौन गिनने गया है 5,000 लोग आ गए वहां? और बेटा, जो एलएसी है, देखो इंडो चाइना बॉर्डर ये है, ऐसा बॉर्डर है। ये देखो, ये है एलएसी। ये जो, वैसे तो हमारी जो बाउंड्री है मैकमेहन लाइन है, एक्चुअल बाउंड्री हमारी और चाइना की मैकमेहन लाइन है, पर चाइना उसको मानता नहीं है। भूटान की ये म्यांमार की तरफ से चाइना जो है, म्यांमार बर्मा की तरफ से अपने बॉर्डर को सेटल मानता है, बर्मा की तरफ से मानता है, पर इंडिया की तरफ से वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। कुछ एरिया कश्मीर का चाइना ने कब्जा कर रखा है, बता चुका हूं मैं इंडिया चाइना पाकिस्तान की कहानी में। ये एरिया कश्मीर का चाइना के कब्जे में है, सीओ के। अब जो हमारी बाउंड्री चाइना और हमारे बीच फॉलो हो रही है वो एलएसी है। एलएसी ये बाउंड्री है। जो हालात इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर एलओसी के हैं ये वाले, ऐसे ही पाकिस्तान की तरफ हमारी बाउंड्री रेड क्लिफ है। पर वो जो कबाइलियों का हमला 1948 वाली कहानी बताई थी, अब उसके बाद एलओसी बन गई है। यही पीओ के हमको वापस लेना है, आज नहीं तो कल, जब मौसम ठीक होगा तो हमको वापस लेना है ये। यही न्यूज में चल रहा है अभी। एक आध क्लास और कंडक्ट कर देंगे, उसमें बता दूंगा कहानी फिर से। पुरानी क्लास में देखोगे स्पेशल में बताया भी हुआ है। तो इधर एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इधर लाइन ऑफ कंट्रोल। ये बॉर्डर हमारा, बहुत खून बहा यहाँ पर, तो वायलेंस बहुत हुआ। आए दिन गोलाबारी की घटनाएं सुनते हो, गोला चल गया, टेंट उड़ा दिए, लॉन्चिंग पैड बना दिया आतंकवादियों ने। ये बॉर्डर तो बहुत वायलेंस हुआ इस वाले पे। ये ज्यादातर आप मीडिया में सुनते नहीं। इधर वाला जो बॉर्डर है, लद्दाख वगैरह का जो हमारा एरिया चाइना की तरफ से, ये आपने कभी सुना है वायलेंस वगैरह? 1962, 1967, ये दो घटनाएं हुई जब इस बॉर्डर पे वायलेंस हुआ है अपना। इंडिया चाइना जो वायलेंस हुआ है, ये दो घटनाएं हुई हैं। इसके बाद से अभी तक कोई गोली नहीं चली। क्यों ये बॉर्डर ज्यादा न्यूज में नहीं रहता? क्योंकि गोली नहीं चली है इतने साल में। तकरीबन कितने साल हो गए? 55 साल के आसपास हो गए। 55 ईयर्स के आसपास यहाँ पर गोली नहीं चली है अभी भी। पर और इंडियन सोल्जर भी लगे हैं, चाइनीज सोल्जर भी हैं, पर यहाँ पे वायलेंस नहीं हुआ। मतलब ये थोड़ा सेटल्ड तो नहीं है, दोनों तरफ से रिकॉग्नाइज तो नहीं किया गया, पर यहाँ वायलेंस नहीं होता। दोनों की समझ इतनी है कि रिलेशन खराब ना होने पाए, रिलेशन खराब ना होने पाए। कई बार आप सुनते हो चाइनीज सोल्जर इंडिया की तरफ आ गए। अरे बेटा, इंडियन सोल्जर भी चाइना की तरफ जाते हैं। बॉर्डर वहां कोई लाइन लेके स्केल लेके नहीं बनाया गया है। पेट्रोलिंग करने के दौरान कई बार हमारे सोल्जर भी वहां चले जाते हैं, वहां के सोल्जर भी आ जाते हैं। कभी कभी आप सुनते हो उनका हेलीकॉप्टर एयर स्पेस को वायलेट कर गया। अरे हमारा भी कर जाता है। उनका मीडिया देखोगे तो सुनते हो हमारा वाला वायलेट कर गया। और ये होता है, ये रियल में होता है। कभी वहां के लोग आते हैं, यहाँ मिठाई और ड्राई फ्रूट दिए जाते हैं, यहाँ के लोग वहां जाते हैं, उनको ग्रीन टी पिलाई जाती है। इस तरह का रिलेशन है इंडो चाइना बॉर्डर वाला। 62 और 67 में गोलियां चली हैं, उसके बाद 55 साल से ये कोई वायलेंस नहीं हुआ यहाँ पर। और फर्जी लोग कह रहे 5,000 लोग आ गए। अरे 5,000 गिन कौन रहा है वहां पर? क्लियर है? यहां पर कोई वायलेंस नहीं हुआ। अभी कुछ दिन पहले, पिछले साल की शायद घटना है, एक इंडियन आर्मी का कैप्टन चाइना की तरफ इंटर कर गया और वहां के एक ऑफिसर को पीट दिया, जाके दो चार घूसे उसे मार दिया, पीट पाट के आ गया। दोनों तरफ की कमांड ने बातचीत की, सेटल हो गया मुद्दा। अभी कुछ दिन पहले सुने धक्का मुक्की हो गई। इस तरह की घटनाएं होती हैं। बुलेट फायर अभी तक नहीं हुई है। बुलेट जिस दिन फायर हो जाएगी उस दिन मुद्दा हो जाएगा सीरियस। क्योंकि अगर स्ट्रिक्ट सिचुएशन हो सकती थी तो डोकलाम में जब चाइना हाईवे बना रहा था, इंडियन आर्मी बिल्कुल सामने कन्फ्रंट कर रही थी, तब वहां वायलेंस हो चुका होता। जब डोकलाम में गोली नहीं चली तो यहां भी आप चिंता ना करिए, गोली नहीं चलेगी। मैंने लास्ट जब वो घटना हुई तब भी मैंने कहा था। डोकलाम में जब मैं पढ़ा रहा था, डोकलाम वाला इशू जब मैं पढ़ा रहा था, बच्चों ने पूछा सर वहां गोली चल जाएगी, मैंने तब भी कहा था
गोली नहीं चलेगी वहां। चाइना का मेन कंपटीटर अमेरिका है, और चाइना है बिजनेसमैन कंट्री, व्यापारी कंट्री है। वो इंडिया से लड़ाई करके 20-30 साल पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि उसका कंपटीशन अमेरिका से है। मेरा अपना एक व्यू है इस पर कि चाइना, अमेरिका, ये मेन दोनों एंटी पार्टी हैं। इंडिया से कंपटीशन नहीं है चाइना का। और वो इंडिया से एक वॉर, भाई इंडिया से वॉर करेगा, बहुत बड़ी पावर होगा भी। आज की डेट में दोनों न्यूक्लियर पावर है, एक भी बम यहां से गिर गया तो वहां भी दिक्कत हो जाएगी। तो वो इंडिया से वॉर नहीं मोल ले सकता, और इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है इसका। अभी तुम कोरोना में ही देखना इसकी हालत कैसी हो जाएगी। ये छटपटा रहा है, अभी इसकी हालत खराब होगी, बाइकआउट होगा इसका ग्लोबल। अभी जो इंडिया ने बोला, आत्मनिर्भर वाला जो कंसेप्ट बोला है, और कहीं हम लोग रिलीजन के चक्कर में लड़ाई ना करें, और एक बार चाइनीज कंपनी इंडिया में आ गई, इसकी हालत खराब, इसीलिए हाथ पांव मार रहा है ये जितने कंफ्लिक्ट निकाल रहा है, नेपाल का कंफ्लिक्ट, उधर से कंफ्लिक्ट, इसकी हालत खराब है, ग्लोबल बायकॉट होगा इसका। और दूसरा डर इसको ये है कि यहाँ इंडिया बैठा है और इसका एंटी है अमेरिका। जब कभी वॉर की स्थिति बनी, अमेरिका इंडिया के सपोर्ट से इसकी हालत खराब कर देगा। अमेरिका इंडिया के सपोर्ट से इसकी हालत खराब कर देगा, ये इसका मेन इसको डर है। अभी अमेरिका ने धमकाया था पीछे, इसकी इकोनॉमी से डबल साइज है अमेरिका का, अमेरिका के सामने कुछ नहीं है चाइना, ठीक है। तो ये मेन कंफ्लिक्ट है। तो चाइना इस तरह से प्रेशर बनाता है डिप्लोमेटिकली, पर वो वॉर की स्थिति में ऐसा नहीं करेगा कि इंडिया से वॉर करे, वो भी कोरोना की स्थिति में, जब इकोनॉमी ग्लोबली इतनी डाउन चली गई है, ठीक है। और अमेरिका लगातार इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। ताइवान के मुद्दे पे क्या, जैसे इंडिया पाकिस्तान, वैसे चाइना ताइवान, इंडिया पाकिस्तान, चाइना ताइवान, लास्ट में एन वर्ड आ रहा है ना, मैच कर रही है बात। तो चाइना पूरा जोर लगाता है ताइवान पे कब्जा करने के लिए। इंडिया और अमेरिका ने क्या कहा, ताइवान को सपोर्ट करेंगे। WHO वगैरह जो प्लेटफॉर्म जहां जहां पे है, ताइवान को सपोर्ट करेंगे हर जगह। ताइवान को सपोर्ट करना मतलब सीधा एंटी चाइना। तो एक वर्ल्ड में ग्रुप तैयार हो रहा है चाइना के एंटी, ज्यादा बड़ा ग्रुप होगा, चाइना परेशानी में आएगा, ठीक है। तो इतने सारी चीजें एक साथ चल रही हैं दुनिया में। ये आप लड़ाई लड़ाई सोच रहे हो, चाइना वाले टेंट गाड़ दिए, चलता रहता है चाइना वाले बॉर्डर पर। ये अभी 2-4 दिन में देखोगे नॉर्मल हो जाएगी बात। अरे 2-4 घूसे खा लेंगे उधर वाले, अपने आप चले जाएंगे 2-4 घूसे खा के। बहुत दिन से कुछ प्रसाद नहीं मिला होगा, वही इसीलिए आए हैं। कभी कभी आते हैं जब उनको एंटरटेनमेंट करना होता है, तो 2-4 घूसे खा लेंगे, फिर तो चले जाएंगे, नॉर्मल हो जाएगी बात। आए दिन वो चलता रहता है उस बॉर्डर पे। तो यहाँ बुलेट फायर वगैरह नहीं हुई है। और मीडिया क्या करता है, इसी बात को उड़ा उड़ा के ऐसा बना देगा कि पता नहीं क्या चल रहा है। इतनी कहानी है यहाँ। क्योंकि अगर डोकलाम में जब आमने सामने लड़ाई नहीं हुई, बुलेट नहीं चली, तो यहाँ भी नहीं चलेगी। डोकलाम का मुद्दा ज्यादा सीरियस था, ठीक है, पूरी बात। अब मुझे बताओ किसको क्या नहीं समझ आया, जिसको जो समस्या रही हो, कुछ समझ ना आया हो तो बताओ। तो मानसरोवर जाने के लिए 85% एरिया हम लोग चाहते हैं कि इंडिया से होके गुजरे, और चाइना से हम लोगों को वीजा लेना पड़ता है। चाइना से वीजा वीजा लेना पड़ता है, चाइना की कमाई का रास्ता भी है, और वो प्रेशर डालने की बात भी है ना। उन लोगों के रास्ते पे डिपेंड रहेंगे तो दिक्कत तो होगी। उनके रास्ते से 85% जाएंगे तो दिक्कत है, अपने रास्ता 85% रहे, ज्यादा बढ़िया है। राजनाथ सिंह ने अभी लॉन्च किया, तभी चाइना, ये नेपाल थोड़ा एग्रेसिव हो गया। और नेपाल की क्या औकात, एग्रेसिव हो गया, वो चाइना के सपोर्ट में चल रहा है। ऐसा चाइना के सपोर्ट में ऐसा हुआ। साहिल कुमार, अरे यार इतनी हाई फाई बात बता दी, तुम SSC के चक्कर में पड़े हो। बता दो दी इतनी कहानी, इसी में तुम्हारे 50 क्वेश्चन हो गए। रशिया, संजीत, रशिया का सपोर्ट इंडिया के लिए रहा है। रशिया इंडिया की तरफ सपोर्ट करता रहा है, पर थोड़ा सा जो अमेरिका की तरफ हमारा इंक्लाइनेशन बढ़ा है, इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है अमेरिका और रशिया के बीच में बैलेंस बना के रखना। अमेरिका और रशिया के बीच में बैलेंस बना के रखना, ये इंडिया के लिए बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि दोनों एंटी पार्टी हैं। दोनों एंटी पार्टी हैं। नई गवर्नमेंट अमेरिका की तरफ ज्यादा झुकाव बढ़ा है। रशिया की तरफ अभी क्या हो रहा था, रशिया से हम लोग कट रहे थे थोड़ा थोड़ा। तो रशिया के साथ मोदी गवर्नमेंट ने 40,000 करोड़ रुपए की डिफेंस की डील कर दी। रशिया खुश हो गया, ताली वाली बजाने लगा। 40,000 करोड़ रुपए की डील कर दी रशिया के साथ, जिसमें S-400 वगैरह खरीद रहे हैं, सबमरीन खरीद रहे हैं, कई सारी टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं, क्योंकि रशिया का मेन बिजनेस है डिफेंस। जब USSR हुआ करता था तब रशिया बड़ा पावरफुल था उस समय, पर क्योंकि USSR टूट गया कोल्ड वॉर के बाद, तो रशिया कमजोर हो गया। आज इसकी मेन जो इकोनॉमी है डिफेंस पे डिपेंडेंट है, और कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, वहां पर दिक्कत में चल रहा है अभी। तो 40,000 करोड़ की डील रशिया के साथ हम लोगों ने की, लगातार बैलेंस बनाए हुए हैं। रशिया के साथ लगातार हमारी डील चलती रहती है। अमेरिका को ऑब्जेक्शन था, तो 2+2 डायलॉग करके, 2 नेता यहाँ के, 2 नेता अमेरिका के,
दोनों लोगों ने बातचीत कर ली, सेटल हो गई बात यहाँ पर भी। अभी S-400 को लेकर फिर चल रहा है कि इंडिया खरीद पाएगा नहीं खरीद पाएगा, लगातार प्रेशर डाला जा रहा है। 1 घंटे में सारा नहीं पॉसिबल है, थोड़ा समय दो मुझे समझाने के लिए। तो चाइना से जो कंपनी जा रही है ना, अब दो रास्ते हैं। अगर इंडिया में धर्म और जाति के पीछे लड़ते रहे तो सब भाग जाएंगे वियतनाम। तो इंडिया को माहौल ऐसा देना है कि कंपनियां इंडिया की तरफ आए, ना कि वियतनाम की तरफ। ठीक है, इंडिया वियतनाम के संबंध अच्छे हैं, इंडिया वियतनाम के संबंध ठीक है। तो 40,000 करोड़ की डील कर दी रशिया के साथ, और मोदी जी ने एक स्टेटमेंट चिपका दिया। उन्होंने कहा एक पुराना दोस्त 10 नए दोस्तों से अच्छा होता है, कि रशिया हमारा पुराना दोस्त है, 10 नए दोस्तों से अच्छा है। मतलब आगे जाके हम रशिया को हेल्प करेंगे जब हमारी जरूरत पड़ेगी, या रशिया हमको हेल्प करेगा। डिप्लोमेसी है, कोई किसी का दोस्त, कोई किसी का हमेशा के लिए दुश्मन नहीं होता है, सिचुएशनली होती है दोस्ती दुश्मनी। इंटरनेशनल रिलेशन में कोई हमेशा दोस्त या कोई हमेशा दुश्मन नहीं होता। सरकारें बदलती हैं तो भी बातें बदल जाती हैं, और रिलेशन परमानेंट नहीं होते, ये चीजें बदलती रहेंगी। अब वो अमेरिका जिसने जापान पे न्यूक्लियर अटैक किया, आज जापान अमेरिका दोस्त है। ठीक है, जर्मनी जो खत्म हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जर्मनी यूरोप दोस्त है सभी। और नेपाल का जो ये इशू हुआ है, एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। एक हमारा जो रीजनल ग्रुप है सार्क, ये भी जोड़ सकते हो एंगल तुम। सार्क जो हम लोगों का ग्रुप है इंडिया और नेबरिंग कंट्री का, जब यूरोपियन यूनियन बना था ना, यूरोपियन यूनियन जब बना था तो इसको लेकर चर्चा शुरू हुई एशिया में कि यूरोपियन यूनियन बना है, देखो कितना मजबूत संगठन बनाया है यूरोप में लोगों को। तो जैसा यूरोपियन यूनियन है उतना ही पावरफुल हम सार्क को क्यों नहीं बना सकते। हालांकि सार्क तो 1985 में बना, यूरोपियन यूनियन का बनने का प्रोसीजर पहले ही चालू था, पर फाइनल ईयू की जो स्थापना हुई थी 1992-93 में, मास्ट्रिक्ट ट्रीटी के दौरान, मास्ट्रिक्ट ट्रीटी के दौरान। तो आगे जाकर जब ईयू बड़ा अच्छा ग्रुप बना कि कंट्री ऐसे रह रहे हैं जैसे कि आपस में शहर की तरह हो, यूरोपियन यूनियन क्योंकि यूरोप में छोटे छोटे कंट्री हैं, आपस में मिलकर ग्रुप बना दिए, और पूरा ईयू ऐसे रह रहा है जैसे कंट्री हो। तो सार्क को भी ऐसे ही सोचा गया था कि सार्क में भी हम कंट्री मिलकर ऐसे ही करेंगे। अभी क्या हो रहा है, सार्क में कौन कौन है, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान। देखो क्या फर्क पड़ेगा सार्क के ऊपर, देख झटके झटके में बता दोगे आंसर। इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव्स। 8 हो गए। म्यांमार नहीं है इसमें, 3, 6, 7। और कौन है, भूटान। ये 8 कंट्री है देखो सार्क में। अब जरा बताओ, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, क्या चल रहा है माहौल बताओ जरा। बांग्लादेश इंडिया का अच्छा दोस्त रहा है, अभी चाइना का अलाई तो नहीं बना है, पर एनआरसी सीए वाले मुद्दे से थोड़ा नाराज चल रहा है बांग्लादेश, इसको भी दिक्कत चल रही है। और भूटान बेचारा हाँ करे चाहे ना करे, उसे दिक्कत क्या पड़ने वाली है। हालांकि भूटान जोग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चाइना डोकलाम में हाईवे बना लेता, अगर चाइना डोकलाम में हाईवे बना लेता तो, और सिक्किम के आसपास, सिक्किम जो है वो चिकन नेक का पार्ट है, चिकन नेक, अगर चिकन नेक कट ऑफ हो जाए, ये पोर्शन देखो, अगर डोकलाम में हाईवे बन जाता और गलती से चाइना कल को अगर इस पोर्शन को कट ऑफ कर देता, पूरा नॉर्थ ईस्ट अलग हो जाता इंडिया से। तो भूटान जोग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी तरह लिपुलेख, लिपुलेख और ये भूटान वगैरह का पोर्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जोग्राफिकली। चाइना को हम काउंटर दिक्कत हो जाएगी करने में, क्योंकि ये इन्हीं सब एरिया पर नजर गड़ाए हुए हैं। ठीक है ना। तो डिफेंस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, स्ट्रेटेजिकली बड़े इंपॉर्टेंट है। मानसरोवर तो एक बात है कि हमारे तीर्थयात्रियों को जगह मिले, उससे इंपॉर्टेंट है डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी एरिया है हमारे लिए, यहां पर रिस्क नहीं लिया जा सकता। ठीक है, तो 1992-93 मास्ट्रिक्ट ट्रीटी ईयू बना था, सार्क को बनाया गया था कि आगे जाके ऐसे ही काम करे, ये भी हम कंट्री मिलकर इतने प्यार मोहब्बत से रहेंगे, कुछ नहीं। 90s में टेररिज्म की शुरुआत हो गई पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ, नेपाल आज की सरकार प्रो चाइना, ये प्रो चाइना, और अब ये लोग मिलकर क्या कहेंगे, चाइना को सार्क में लाओ। अब एक नया शुरू, कुछ टाइम से पाकिस्तान डिमांड कर रहा था, अब ये सब भी सपोर्ट कर देंगे कि चाइना को सार्क में लेके आओ, क्योंकि सार्क में अभी सबसे पावरफुल कौन है, इंडिया। अब इंडिया के एंटी में चाइना को लाने की कोशिश करेंगे कि चाइना को भी सार्क में लेके आओ, और पाकिस्तान लंबे समय से कह ही रहा है। इंडिया ने अभी 2014 में सैटेलाइट अनाउंस की थी इन लोगों के लिए, जिसको लॉन्च भी कर दिया था, GSAT 9।
इसरो ने सैटेलाइट बनाई GSAT-9, इसको साउथ एशियन सैटेलाइट भी कहते हैं, ये बनाई गई। साउथ एशियन सैटेलाइट इसरो ने लॉन्च की, जो इन सब देशों को सपोर्ट करने के लिए, उसमें पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान को छोड़कर बाकी सारे देशों को कवर करने के लिए हमने लॉन्च की थी GSAT-9, जो वेदर फोरकास्टिंग के लिए है, डिजास्टर वगैरह को फोरकास्टिंग में इस्तेमाल होगा। उसके अलावा नेपाल के साथ हम लोगों ने जनकपुर अयोध्या बस सर्विस शुरू की, जनकपुर अयोध्या बस सर्विस नेपाल के साथ शुरू की, जनकपुर अयोध्या बस सर्विस। उसके अलावा रक्सौल से लेके काठमांडू रेलवे लाइन डेवलप कर रहे हैं, रक्सौल काठमांडू रेलवे लाइन। पेट्रोलियम पाइपलाइन बना रहे हैं, कहां से कहां, मोतिहारी से अमलेखगंज। इतनी सारी हमारी चीजें चल रही है नेपाल के साथ। अर्थक्वेक आया, सबसे बड़ा राहत अभियान चलाया इंडिया ने, ऑपरेशन मैत्री, आज तक का सबसे बड़ा, उसके बाद भी धोखा दे रहा है इंडिया को। तो जनकपुर अयोध्या बस सर्विस चलाई, रक्सौल काठमांडू रेल लाइन, मोतिहारी अमलेखगंज पेट्रोल लाइन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट सप्लाई करने के लिए, उसके बाद भी इंडिया को धोखा दे रहा है। ठीक है। और नेपाल इस समय अभी एक सैटेलाइट बनाया है इसने खुद का, अब इसको बाहर से फंडिंग वंडिंग मिल रही है, नेपाली सेट 1 सैटेलाइट बनाई है इसने, नेपाली सैटेलाइट बनाई है नेपाल ने। लॉन्च नेपाल से नहीं हुई है, लॉन्च तो इसको कहीं और से किया गया है, लॉन्च अमेरिका ने शायद लॉन्च कराया है, चेक कर लेना, लॉन्च कहीं और से की गई है, नेपाल की सैटेलाइट किसी और कंट्री ने लॉन्च किया है इसको। ठीक है। तो दो दो मत हो गए नेपाल में, आज की डेट में दो मत हैं। कम्युनिस्ट जो है वो चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरी लॉबी इंडिया के सपोर्ट में रहना चाहती है। नेपाल की जो गवर्नमेंट है वो चाइना को सपोर्ट कर रही है, और एक समुदाय जो है वो इंडिया का सपोर्टर है। अरे बहुत हिंदू है ना वहां पे, इंडिया से, इंडिया में रिलेटिव रहते हैं उन लोगों के, वो लोग इंडिया रहे हैं, कुछ नेपाल में है, बॉर्डर भी कुछ गांव ऐसे पड़ते हैं जो अपनी तरफ पड़ जाते हैं, कुछ गांव को लेकर नेपाल विवाद कर रहा है कि हमारे एरिया में पड़ते हैं। तो दो लॉबी हैं, एक चाइना का सपोर्टर और एक इंडिया का सपोर्टर। ठीक है। ठीक है, चलो यहां तक की कथा समझ आई, पूरे ढंग से समझ आया है कि ज्यादा स्पीड से बोल दिया मैंने, पहले ये बताओ, ढंग से समझ आया है या बहुत स्पीड से बता दिया मैंने कुछ? मधेसी इंडियन नहीं है कुमार, वहीं के रहने वाले, नेपाल के ही हैं, नेपाल के ही हैं, नेपाल की मेजोरिटी है वो। ठीक है, चलो कल भी इसी टाइम पे लाइव रहेंगे, और यूट्यूब पे कल सुबह 9 बजे लाइव रहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग पढ़ाऊंगा कल। देखो शेड्यूल क्या है आपका, 25 तारीख से 28 तारीख तक 9 PM इसी तरह का एक एक टॉपिक डील करेंगे, 4 दिन लगातार, 25, 26, 27, 28। और कल और परसों यूट्यूब लाइव में दो क्लासें रहेंगी ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, पार्ट 1 पार्ट 2, ये यूट्यूब पे चलेगा कल और परसों, कल और परसों यूट्यूब पे चलेगा, और 25 से 28 रात के समय डेली चलता रहेगा ये। तो ये वाला टॉपिक है आपका। बताऊंगा हर्षित, मैं कल अमेरिका अमेरिका और बताऊंगा यार, बहुत कहानी है, IR तो जितना मर्जी पढ़ लो कम है। ठीक है, चलो क्लास इतना ही रखते हैं, थैंक यू ऑल।